सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ रहे थे। सिंधु नदी के बारे में पढ़ने से पहले हमको 5 तंत्र जानने पड़ेंगे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विश्व के 3 देशों में सिंधु नदी फैली हुई है। तो हम पहले इसका पर्सपेक्टिव जान लेते हैं कि सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी कैसे फैली हुई है। तो एक हिमनद है जिसको कहते हैं बोकड़चू हिमनद, पाकिस्तान में पड़ता है, ग्लेशियर है। वहाँ से वो सिंधु नदी हमारे भारत में दमचौक लद्दाख में घुसकर जम्मू कश्मीर चिल्ला से निकलती है और यहीं पर दर्दिस्तान है, पाकिस्तान का एंट्रेंस बिंदु है, वहाँ से सिंधु नदी एंटर करती है और नीचे जाकर कराची की ओर जाती है। कराची में जाकर वो अरब सागर में मिल जाती है। तो ये कुछ सिंधु का पर्सपेक्टिव है कि कैसे कैसे निकलती है, क्या है। अब हम भारत के पर्सपेक्टिव से बढ़ेंगे कि भारत में क्या एंटर करती है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, भारत में यहाँ पर है दमचौक, यहाँ पर है चिल्लास, ये भारत में एंट्रेस करती है। टोटल लंबाई इसकी 2880 है, यानी तीनों देशों को मिलाकर किलोमीटर। लेकिन सिर्फ भारत में 1114 किलोमीटर या फिर 1134 किलोमीटर, ये सिर्फ भारत में है। इसी सिंधु नदी को इंडस रिवर, सेंगे खबाब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो शेर के मुंह पे समान है और सेंगे खबाब को लोयंस माउथ कहते हैं। इसके ऊपर इसी पर एक जल समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो एक जल समझौता हुआ था सितंबर 1960 में, जिसको हम सिंधु जल समझौता कहते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ से गए थे जवाहरलाल नेहरू और वहाँ से पाकिस्तान के थे अयूब खान। तो समझौता यूँ हुआ था कि जो इंडस रिवर है, यानी कि सिंधु नदी, सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा। और हम हैं जो कि रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% वाटर हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ समझौता था सिंधु नदी के बारे में। बाहर से पर्सपेक्टिव यही है। अब हम इनके बारे में पंचतंत्र जानेंगे, जो कि इसके सहायक नदियाँ हैं और 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ जिसको हम पंचतंत्र कहते हैं। और वैसे सहायक नदियाँ बहुत है, लेकिन हम सिर्फ 5 नदी के बारे में जानेंगे जो कि पेपर के इन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो ये सिंधु नदी ऐसे आ रही है, इधर जा रही है और यहाँ से एक नदी आएगी जिसका नाम है झेलम, यहाँ से एक नदी आएगी जिसका नाम है चेनाब, यहाँ से एक नदी आएगी जिसका नाम है रावी और एक नदी चाइना से आएगी जिसका नाम है सतलज। ये सारी नदी चेनाब में मिलेगी और चेनाब है जो सिंधु नदी में मिलेगी। सतलज की भी एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं व्यास नदी। अब इन 5 नदी के बारे में हमको जानना है। इनकी पहले हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी सिंधु नदी की हाइट, पहले नाम बता दें। सिंधु नदी, इसकी हाइट है 2880। जो झेलम है इसकी हाइट है 725 और जो चेनाब है इसकी हाइट है 1180, जो कि सीधी सिंधु में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। अब हम पढ़ेंगे ये नदी है रावी, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है और इसकी हाइट है, एक मिनट, इसकी हाइट है 725 किलोमीटर। कंफ्यूज हो गया था क्योंकि दोनों की हाइट सेम है इसलिए। और व्यास नदी है, ये व्यास नदी है, इसकी हाइट है 450। और ये जो सतलज है इसकी टोटल हाइट है 4050। इसलिए इस सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन भारत में ये सिर्फ इंडिया में ये 1150 है, यानी 1050 है, सॉरी 1050 है। तो आपकी हाइट पता चल गया, नाम पता चल गया क्या क्या है। अब थोड़ी बहुत इनके बारे में बातें हैं जो कि हम कर लेते हैं। जो ये झेलम है इसके उद्गम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है और जो ये चेनाब से मिलती है यहाँ पर, इसको कहते हैं जंग, पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं किशन गंगा, जो कि पाकिस्तान में कहलाती है नीलम के नाम से। और इसका पुराना नाम झेलम, अभी हम झेलम के बारे में बात करें, इसका पुराना नाम वितस्ता नदी था। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मैंने ये बनाना भूल गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जो 170 किलोमीटर की है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है जिसको हम झीलों की नगरी कहते हैं। यहीं पर वुलर लेक,
वुलर लेक, डल लेक या अनंत सागर झील भी है। वुलर लेक है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहीं पर तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, उरी सेकंड परियोजना है। ठीक है, तो ये हमने झेलम नदी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी दो नदी से मिलती है, चंद्र और भागा। जो यहाँ से उद्गम होता है वो होता है डिंडी, हिमाचल प्रदेश से। चंद्र और भागा ये यहाँ से उद्गम होता है, इसलिए इसको हम चंद्रभागा नाम भी के नाम से जानते हैं। टिंडी में इन दोनों को मिला तो चंद्र और भागा का। फिर ये चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर एक बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है जो लाहौल घाटी में है। लाहौल घाटी सेवों की घाटी के नाम से जानी जाती है। और ये सिंधु में सब सीधी मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। चेनाब नदी का नाम चंद्रभागा और अस्किनी नाम भी है। चेनाब नदी के किनारे यहाँ पर एक मंडाना सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उच्चतम बिंदु है। यहाँ पर सलाल, दुलस्ती और बगलिहार परियोजना है। बगलिहार परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का कारण है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध चेनाब नदी पर है जो कि 359 मीटर है। चेनाब की सहायक है झेलम, रावी और सतलज। ये हमने चेनाब भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे रावी। रावी के बारे में पढ़ने से पहले हमको दो ग्लेशियर जानने पड़ेंगे जिसका नाम है वीर बंजाल और धौलीधार। ये लघु हिमालय, स्मॉल हिमालय के पार्ट है। और यहाँ से एक दरा निकलता है जिसको कहते हैं रोहतांग दरा। रोहतांग दरा, यहीं से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं रावी नदी। यहीं यहीं पर नेशनल हाईवे 44 निकलता है। इसकी टोटल हाइट 125 किलोमीटर है। इसका उपनाम है पुरुषणी, एरावत या फिर लाहौल नदी, क्योंकि रावी नदी के इधर तो चंबा नाम शहर बसा हुआ है और यहाँ पर लाहौर लाहौर नामक शहर बसा हुआ है, इसलिए इसको लाहौर नदी भी कहते हैं, एरावत भी कहते हैं। एरावत का मतलब है ताजगी देने वाली नदी। रावी नदी के किनारे चंबा और लाहौर शहर बसे हुए हैं। और रावी नदी के पास में ही हड़प्पा सभ्यता बसी हुई है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है। रावी नदी पर दीन बांध या फिर तेग बहादुर बांध है जो इधर है, इधर इधर दीन बांध या तेग बहादुर बांध है, ये पंजाब में है। और अब पढ़ेंगे हम सतलज नदी के बारे में जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है। सतलज नदी, यहाँ पर एक चाइना में एक राक्षस लेक पड़ती है, राक्षस लेक जो मानसरोवर लेक के किनारे है। राक्षस लेक मानसरोवर लेक के किनारे है और ये यहाँ पर जाकर चेनाब से मिलती है जिसको कहते हैं काला काला नाग, काला बाग पाकिस्तान में। यहाँ पर ये चेनाब नदी से मिल जाती है। और रावी नदी मिलती है चेनाब से सराय सिंध पाकिस्तान में यहाँ पर। और जो सतलज है ये मिलती है पाकिस्तान में काला बाग में। इसकी टोटल आई 1450 है। हमारे भारत में 1450 है। हमारे भारत में 1050 है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। पंचतंत्र की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैली हुई है। और भारत में प्रवेश ये शिपकिला बांध, भारत में ये प्रवेश यहाँ से करती है। शिपकिला, यहाँ पे शिपकिला दरा यहाँ से प्रवेश करती है। इसका उपनाम सतुर्दी है। सतलज नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे शिमला बसा हुआ है, लुधियाना बसा हुआ है, फिरोजपुर बसा हुआ है। और इस पर कुछ बांध है जिसके बारे में बात करते हैं। इस पर 4 बांध है। भाखड़ा बांध जो कि इधर बढ़ता है, बिलासपुर, भाखड़ा बांध बिलासपुर में है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि धौली गंगा और भील गंगा के मिलन से बनता है। टिहरी बांध जो कि 260 मीटर ऊंचा है। और ये जो भाखड़ा बांध है ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जिसकी हाइट है 226। अब आएगा गोविंद सागर बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फिर आएगा नांगल बांध जो कि रोपड़ पंजाब में है। यहाँ पे गोविंद सागर बांध, यहाँ पर नांगल बांध जो कि रोपड़ पंजाब में। और यहीं पर ही हरी के बांध है, हरी के बैराज बांध। इसी बांध में व्यास नदी आती है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। और व्यास नदी हमने ये पढ़ ली। अब सतलज की थोड़ी बहुत परियोजना है जैसे नाथपा सागरी परियोजना, रामपुर परियोजना, इसकी सहायक नदी है स्पीति और व्यास नदी। अब हम व्यास नदी के बारे में पढ़ते हैं जो कि सतलज की सहायक भी है और पंचतंत्र में शामिल भी है। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है और ये हरी के बैराज में सतलज नदी से मिल जाती है। 470 किलोमीटर इसकी हाइट है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। इसको विपाशा के नाम से भी जाना जाता है और इस पर ही मंडी शहर बसा हुआ है। व्यास और सतलज के मध्य दोआब को दो विस्त दोआब कहते हैं। और इसी व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं जिसको कहते हैं पड्डो बांध या पोंग बांध। अरे बस हमने पंचतंत्र के बारे में पढ़ लिया है। ये सिंधु नदी भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक छोटी नदी है जो कि इसके ऊपर बढ़ती है, श्योक, जिसके नाम है श्योक, जिसको एशिया की मारकंडी नदी भी कहते हैं या फिर लद्दाख व काराकोरम की मृत्यु नदी भी कहते हैं। सो ये थी सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी के बारे में डिटेल। आई होप यू लाइक इट।